हेलो डियर फ्रेंड्स। तो मैं हूं आरती, संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं सहकारी समितियों के बारे में। तो सहकारी समितियों में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। मतलब 2002 के आसपास के जो है समय पर जो है सहकारी समितियों का आंदोलन शुरू हुआ था, या कह सकते हैं कि ज़्यादा चर्चा में आई थी। और उसके बाद ही जो है अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की समितियां बनना शुरू हुई थी। उसके बाद कोई बड़ा अपडेट हुआ नहीं। तो लगभग जो है 2 दशक हो चुके हैं। अब बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि पेमेंट सिस्टम भी बदल गया है, तकनीकियां भी बदल गई हैं, ग्रामीण स्तर जो है वहां पर स्थितियां भी बदल गई। तो सरकार को बदलने की आवश्यकता। अब क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए जाने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। साथ में सहकारी समितियां क्या होती हैं, कब स्थापित की गई थी, क्या लक्ष्य है, क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारा यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। क्या लिखा है यहाँ पर जो है, ग्राम पंचायतों में यहाँ पर बोला गया कि हर एक ग्राम पंचायत में हम चाहते हैं कि एक सहकारी समिति हो। सहकारी का मतलब होता है साथ मिलजुल कर काम करना, और जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ नहीं, मतलब जैसे ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। वो जो लाभ होता है जो प्राइवेट कंपनियां कमाती हैं, उससे थोड़ा सा यहाँ पर अलग होता है, एक तरीके से मदद करना एक दूसरे की। तो क्या लिखा है, भारत के सहकारी आंदोलन को जो है अगले 2 दशकों के लिए एक नई दिशा देने वाली जो है राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है। अब इस सहकारी नीति में होगा क्या, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 2002 के बाद जो है, मतलब अगर हम काउंट करें तो जो है लगभग 23 साल हो चुके हैं। उसके बाद कोई बड़ा बदलाव किया नहीं गया है। हाँ, फिलहाल जो है बहुत सारी जो है सहकारी समितियां हैं, जैसे इफको सुन रखा है आपने, जो है उर्वरक के लिए है। अमूल आपने जो है दूध के बारे में सुन रखा है, दूध के लिए है। और भी अलग अलग प्रकार की सहकारी समितियां हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम विकास कर नहीं पाए हैं। उसी को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो। हम यहाँ पर बात करते हैं वर्तमान संदर्भ में पुरानी नीति अभी अप्रभावी क्यों हो रही है, क्योंकि देखो 2002 की है पहली बात। तो अब हो गया है डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक सुधारों और सामाजिक नवाचारों के अनुरूप अब हमारी ये नीति थोड़ी सी पुरानी लग रही है, तो अपडेट करना पड़ेगा। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लेकर के आए थे, क्योंकि बहुत पुरानी नीति थी, उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। कुछ पॉइंट्स को हटाना था, कुछ पॉइंट्स को जो ऐड करना था, वैसा ही यहाँ पर किया जा रहा है। तकनीकी और आर्थिक बदलाव के बारे में बात करती कि क्या क्या जरूरी है। तो पहला यहाँ पर है कि यूपीआई, जैम हो गया, ट्रिनिटी, डिजिटल बैंकिंग और जो है ग्रामीण इंटरनेट विस्तार अब हो चुका है। जब ये सब कुछ हो ही चुका है, तो उनको भी हमें लाभान्वित करने की आवश्यकता है। इसके अनुरूप सहकारी व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना अब आवश्यक हो गया है, ताकि इनका और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। अब यहाँ पर बात करते हैं कमजोर पहुंच कहां कहां पर है। तो देश में 8.42 लाख सहकारी संस्थाएं हैं, फिर भी ऐसा बोला जाता है कि इनकी जमीनी पहुंच जो है बहुत कम है। पेशेवर दक्षता भी इनकी कम है। तकनीकी क्षमताओं और विविधताओं और असंतुलन का ये जो है सामना करती है। अगर आप जो है किसी भी छोटी मोटी जो है सहकारी समिति को देखेंगे, तो अभी भी वहां पर कैश में लेन देन होता है। डिजिटल वाली चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो इनोवेटिव नहीं हो रहे हैं, नए प्रकार के प्रोडक्ट्स या नई चीजों की ओर जो है रुख नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और इनको ज्यादा मौके और बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। इसलिए जो है इनको यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं नीति निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो सुरेश प्रभु जी हमारे हैं, उन्होंने जो है 48 सदस्यीय समिति गठित की है। अब इस 48 मेंबर समिति में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपनी जो भी चीजें हैं जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, वो सब यहाँ पे बताएंगे। देखो क्या होगा। अब बात करते हैं, इस समिति ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, गुरुग्राम में कार्यशालाएं आयोजित कर 600 से अधिक सुझाव संकलित ऑलरेडी कर लिए हैं। इसमें कौन कौन है, शिक्षाविद हो गए, राज्यों के प्रतिनिधियों को, इसके अलावा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को और केंद्र सरकार के अधिकारियों को भागीदारी यहाँ पर बनाया गया था। मतलब जो है अलग अलग जगह पर जो है आयोजन किए गए हैं, लोगों से सुझाव लिए गए, उसके बाद इसको यहाँ पर रख दिया गया है। अब 48 मेंबर्स की समिति तय करेगी कैसे हम जो है इसको आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि छोटा स्तर नहीं है, बहुत बड़ा स्तर होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है कि हम क्या करेंगे, पंचायत स्तर पर लागू करेंगे। सरकार की एक यही लक्ष्य है कि हर पंचायत स्तर पर जो है इसकी पहुंच हो। तकनीकी सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो है सरकार हर ग्रामीण इलाके को जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहती है, काफी हद तक कर भी दिया गया है। तो उसका लाभ क्यों ना ले। जब डिजिटल भुगतान हर जगह हो ही रहा है, तो उसका लाभ क्यों ना लिया जाए। तो क्या लिखा है, सहकारी समितियों को डिजिटल टूल्स
क्लाउड आधारित डेटा प्रबंधन और ई गवर्नेंस जो है लैस किया जाएगा, ताकि ये समय के साथ अपने आप को अपडेट करके आगे बढ़ पाए। पेशेवर प्रबंधन और प्रशिक्षण, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग अभी भी जो है सहकारी समिति के मेंबर्स तो हैं, लेकिन उनका काम बहुत सीमित है। बस वो सीमित क्षेत्र में सीमित लाभ के लिए काम करे, तो उनको थोड़ा ट्रेन करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण से क्या होगा, मानव संसाधन और पेशेवर जो भी है नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ये संस्थाएं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगी। तो 10 लोगों की जो समिति है, मिनिमम 10 ही होने चाहिए, तभी आप पंजीकरण करा सकते हो। तो वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, उनमें कोई जो है तकनीकी विकास नहीं हो रहा है, कोई भी चीज बढ़ नहीं, तो वैश्विक स्तर पर कैसे जाएंगे। जैसे अमूल है, इफको है, ये तो बहुत बड़े लेवल पर हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी होने चाहिए थे। इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इनोवेटिव होंगे जो इस क्षेत्र में अगर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर सरकार इनको प्रोत्साहन दे तो रोजगार और आजीविका के अवसर, आप सोचो हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर पंचायत में जो है एक सहकारी समिति होगी, तो वहाँ के प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनको पहचान मिलेगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारे जो है बेनिफिट्स यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, देखो जो है क्या लिखा हुआ यहाँ पर, जो है उत्पाद आधारित इकाइयां होंगी, महिला स्व सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, और कृषि से जुड़ी गतिविधियां यहाँ पर जो है बढ़ने लग जाएंगी। समावेशिता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग हो गया, महिलाएं होगी, युवा सहकारी क्षेत्र में जो है ये सारे आएंगे, और जो इसके माध्यम से हमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लाभ भी होगा, और इनको हम मुख्य धारा में लेकर के आ पाएंगे। ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संभावित प्रभाव। तो कृषि क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा, देखो अगर इनको हम बढ़ावा देंगे तो नेगेटिव शायद ही कोई चीज होने वाली है, सारी चीजें बहुत ज्यादा अपने आप में सकारात्मक है। तो कृषि आधारित सहकारी साथ जो भी छोटे किसान है, इनको समर्थन मिलेगा, और इनका प्रोडक्ट या इनकी पहुंच जो है बाजार तक हो पाएगी। रोजगार के बारे में बात कर दी है ऑलरेडी कि सबको जो है स्थानीय उत्पादों को जो है पहचान मिलेगी, बढ़ेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। सामाजिक सशक्तिकरण होगा, तो महिला युवा सबको नेतृत्व में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। डिजिटलीकरण हो जाएगा इसी बहाने, तो पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हो जाएगी। अब पता चला कि क्या कर रहे हैं, कोई बही खाता की किताब मेंटेन कर रहे हैं, रजिस्टर में लिख रहे हैं कि अच्छा ठीक है इसने इतना लिया था, ओके लिख दिया, इन्होंने इतना लिया था या दिया था लिख दिया। वो कल को जो है लोग भूल जाएं, या उसमें कुछ जो है बाद में लिख करके जो है चेंज कर दिया, तो समस्या हो सकती है। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स डिजिटली जो है तुरंत के तुरंत अपलोड हो रही है। जैसे आपने परसों के दिन किसी को 500 रुपीज ट्रांसफर किए थे, और अब वो व्यक्ति बोले नहीं नहीं तुमने 500 नहीं 400 दिए थे, तो वो बदल नहीं सकता है क्योंकि आपके पास हिस्ट्री है। तो वैसे ही यहाँ पर लाभ होने वाले हैं। अब बात करते हैं समितियों की। तो सहकारी समितियां आखिरकार होती है क्या? सहकारी समितियां ऐसे संगठन होते हैं जो समान आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक हितों वाले व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से गठित किया था। जबरदस्ती यहाँ पर कोई मेंबर नहीं आता है, ओपन होता है कि जो भी आना चाहे आ सकता है, लेकिन उद्देश्य जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। होता यह कि इनका उद्देश्य है कि भाई आर्थिक स्थिति सुधारना, जो भी मेंबर्स उनके होते हैं, साझे प्रयासों से लाभ प्राप्त करना, ना कि केवल मुनाफा। मुनाफा नहीं कमाना है, सिर्फ यहाँ पर लाभ प्राप्त करना है, सबको मिलजुल करके इसी आधार पर इनको यहाँ पर बनाया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं स्वैच्छिक संगठन, मतलब खुद जो है मिलजुल कर बात करते हैं, काम करते हैं, बनाते हैं, और जो भी इसका मेंबर होना चाहे तो आप मेंबर हो सकते हो। लोकतांत्रिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति है तो उसका एक ही मत है, वहां पर आप जो है कितने बड़े व्यक्ति हैं, आप जो है गांव के जो है सरपंच हैं और मेंबर है, तो ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा पावर्स दिए जाएंगे, आपको एक ही मत दिया जाएगा। सामूहिक लाभ होता है, जो भी लाभ वगैरह होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ग्रुप में बराबरी से किया जाता है। सीमित लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है, मैंने बताया कि मुनाफा नहीं, सीमित लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करते हैं। पंजीकरण, तो सहकारी समिति जो भी बनती है उसको पंजीकरण करवाना होता है, या तो राज्य सहकारिता आयोग के पास या केंद्र के अंतर्गत पंजीकृत आप कर सकते हो। अब बात करते हैं पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम सदस्य, तो मिनिमम 10 मेंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर पंजीकरण कराने के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सहकारी समिति का उद्देश्य। तो हमने शुरू से पढ़ा है क्या है, संसाधनों का उपयोग करेंगे साझा सहयोग से। गरीब और छोटे जो भी उत्पादक होते हैं, वो यहाँ पर किसान, व्यापारी कोई भी हो सकता है। कर्ज हो गया, अब कहाँ कहाँ पर हेल्प करते हैं, कर्ज में हो गया, बीज खरीदने में हो गया, खाद में हो गया, विपणन में हो गया, भंडारण जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में एक दूसरे की ये मदद करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे छोटा अगर बताऊं, जैसे मान लो किसी को जो अब कोई व्यक्ति साहूकार के पास जाए,
तो लोन जो है बहुत महँगी दरों पर मिलता है। और दूसरा होता है ऑप्शन, आप बैंक के पास जाइए, लेकिन बैंक से ऋण लेने में गाँव के लोगों को बहुत झंझट महसूस होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो आपको कराना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, लोग इरिटेट हो जाते हैं। ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा पेपर-वेपर कराते हैं, हम नहीं जाएँगे, ये मन में सोच कर के, ठीक है। इसके अलावा जो है बैंक वाले जो होते हैं बहुत आप मान के चलो, कई बार ऐसा होता है, वैसे सबको नहीं बोले, बट कई बार ऐसा होता है कि वो देखते हैं कि इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी, उस आधार पर लोन देते हैं। मान लो उसको लोन नहीं दिया गया, तो उनके लिए एक विकल्प होता है कि सहकारी समिति का आप मेंबर बनिए। मान लो 15 मेंबर है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो उससे 5 लाख रुपए ले सकता है, जब उसके पास होंगे वो जमा कर देगा। तो बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित तरीके से और बहुत आसान तरीके से ये काम करता है। अब बात करते हैं सहकारी समितियों के प्रकार। तो कृषि सहकारी समितियां, नाम ही कृषि है, तो कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी सब यहाँ पर जो है प्रदान की जाएंगे। ऋण हो, बीज हो, खाद हो, उपकरण हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कृषि के लिए ही बनाई गई हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियां, छोटे छोटे जो भी सामान है, सस्ती दर पर जो है सामान उपलब्ध कराया जाता है। ऋण सहकारी समितियां, कि ये ऐसी सहकारी समिति बनाई जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ऋण देती है या किसी और को ऋण देती है, ठीक है। औद्योगिक सहकारी समिति के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कारीगर हो गए, शिल्पकारों को कच्चा माल और विपणन सहायता ये प्रदान करते हैं। दुग्ध या डेयरी वाला हमने अमूल के बारे में ऑलरेडी देखा है, तो दुग्ध उत्पादकों को संगठित कर उचित मूल्य यहाँ पर दिलाना होता है। विपणन में जो है यहाँ पर होता है उत्पादकों को उनके उत्पाद का बाजार जो है दिलाना। अब विपणन का मतलब क्या होता है, बेचना। बेचना मतलब कहाँ बेचेंगे, बाजार में बेचेंगे। तो जो भी जो है उत्पादक है उनको बाजार दिलाने के लिए ये एक सहकारी समिति बनाकर रखते हैं। अब बात करते हैं, उदाहरण देखो, अमूल के बारे में बता दिया है, इफको के बारे में बता दिया है, नाफेड जो हमारा राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ है, कृषि से संबंधित, तो ये सारे बहुत बड़े बड़े स्तर के हमारे पास हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारत में जो है सहकारी समितियों की भूमिका को देखते हुए हमारे यहाँ पर जो है 2011 में जो है 97वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। उसके माध्यम से इसको संविधान में ऐड कर देगा। जब देखा गया इतना प्रभावशाली है, लोकतांत्रिक तरीके से काम करे, लोगों को लाभ हो रहा, तो यहाँ पर संविधान संशोधन करके इसको ऐड कर दिया गया। संशोधन 15 फरवरी 2012 को प्रभाव में आया था। ओके, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व जो हमारे है डीपीएसपी है, उसमें संशोधन किया गया और जो है आर्टिकल 43B जोड़ा गया था। राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसाय के प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। डीपीएसपी का मतलब यही होता है कि राज्य को फला चीजों में लोगों को मदद करनी है या बढ़ावा देना है, उसी में यहाँ पर ऐड किया गया। फिर 9 भी जोड़ा गया, यहाँ पर जो है 243ZH से लेकर के ZT तक। इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, सहकारी समितियों के गठन, कार्यप्रणाली, निर्वाचन, निदेशन, मंडल, लेखा परीक्षा, अधिकार आदि को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)C में जो है संशोधन किया गया, नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन में शामिल होने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है, कि कोई भी अधिकार जो है, कोई व्यक्ति सम्मिलित होना चाहता है तो वो यहाँ पर जो है सम्मिलित हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्णय, केस स्टडी जो कि इससे संबंधित रही है। पहला हमारा है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेंद्र एन शाह 2021 का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाग जो है 9B की कुछ धारा जैसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है असंवैधानिक है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाग 9B की कुछ धाराएं जो हैं यहाँ पर असंवैधानिक हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। ओके, दूसरा बात करते हैं, सहकारी समितियों पर राज्य सरकारों का प्रमुख यहाँ पर अधिकार रहेगा, विशेषकर वे जो राज्य स्तर पर गठित हुई है, ठीक है। अगर कोई सहकारी समिति ऐसी है या कुछ भी प्रकार का काम करती है, अगर वो राज्य के अधिकारों का खंडन करती है, उल्लंघन करती है, तो हम जो है इम्पोर्टेंस किसको देंगे, राज्य सरकार को, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 9 जो है 9B में जो है आर्टिकल 43B जोड़ा गया और बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो अधिकार है वो डीपीएसपी के तहत जो है राज्य सरकारों को दिए गए, इसलिए उनका महत्व यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। अब प्रश्न हमारा यहाँ पर है, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किस तिथि को किया गया? अभी जस्ट बताया था, विकल्प है 15 अगस्त 2025, पहला है 1 जुलाई 2025, तीसरा है 24 जुलाई 2025 और चौथा है 2 अक्टूबर 2025।
तो इसमें से जो भी सही आंसर है उसका आपको जो है कमेंट में जो है बताना है कि हाँ, ये सही आंसर है, ये नहीं है, ओके। तो छोटा-सा आर्टिकल था हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।